नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ओनली शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। डेट है आज की 3 अक्टूबर 2020 और ये है हमारे आज करंट अफेयर्स का सेशन। सो देखते हैं आज हमको कौन से करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिस्कस करना है। यहाँ पे जो फर्स्ट दिया है उसका नाम है कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, जो बल्कि आज जो हमने आर्टिकल्स में पढ़ा था। तो देखते हैं इसके बारे में क्या बोला जा रहा है। कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया ये गवर्नमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये अकाउंट्स, इस अकाउंट के तहत गवर्नमेंट को रेवेन्यू प्राप्त होता है और जिसके थ्रू ही एक्सपेंस को पे किया जाता है। लेकिन इसमें से सभी गवर्नमेंट के कार्यों को नहीं किया जाता, कुछ कार्यों के लिए अलग फंड अलोकेटेड किया जाता है। इस फंड को बनाया गया था आर्टिकल 266(1) के तहत, जिसमें गवर्नमेंट को रेवेन्यू प्राप्त होता है डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस से, जिसमें अगर गवर्नमेंट द्वारा कोई मनी बोरो किया जाता है तो इस फंड में किया जाता है और लोन्स को भी इसी फंड द्वारा दिया जाता है। गवर्नमेंट के सभी एक्सपेंडिचर को इसी फंड द्वारा पूरा किया जाता है, लेकिन कुछ एक्सपेंडिचर्स को पब्लिक अकाउंट्स कॉन्टीजेंसी फंड द्वारा किया जाता है। और इस कंसोलिडेट फंड से मनी को गवर्नमेंट तब तक विड्रॉ नहीं कर सकती जब तक पार्लियामेंट द्वारा अप्रूवल नहीं दिया जाता गवर्नमेंट को। नेक्स्ट है, उसका नाम है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, जो अभी हमने रीड किया था। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं गवर्नमेंट के जहां पर एक गवर्नमेंट द्वारा स्टेट को मनी दिया जाता है, जिसमें जहां पर यूनियन सेंटर गवर्नमेंट द्वारा एक बैंकर का कार्य करती है। इस फंड को आर्टिकल 266(2) के तहत बनाया गया है, जहां पर एक गवर्नमेंट बैंक की तरह एक्ट करता है मनी देने में। प्रोविडेंट फंड, स्मॉल सेविंग्स और ये फंड जो गवर्नमेंट द्वारा स्टेट्स को दिया जाता है उसे टाइम पर वापस भी करना पड़ता है स्टेट्स को, क्योंकि यह कुछ टाइम के लिए दिया जाता है जिस पर गवर्नमेंट का कोई राइट नहीं होता और इस फंड एक्सपेंडिचर के लिए गवर्नमेंट को पार्लियामेंट के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है कॉन्टीजेंसी फंड। यह कॉन्टीजेंसी फंड यह एक ऐसा अकाउंट होते हैं जो इमरजेंसी के लिए जिन्हें रखा जाता है, ज़रूरत पड़ने पर इनका यूज़ किया जाता है और टाइम के बाद इसे दोबारा से फिल किया जाता है। इस फंड को आर्टिकल 267 के तहत बनाया गया गवर्नमेंट द्वारा। इस फंड को प्रेसिडेंट द्वारा दिया जाता है और इस फंड के द्वारा एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए पार्लियामेंट के अप्रूवल का होना जरूरी है और जो भी अमाउंट इस फंड से विड्रॉ किया जाता है उसे कंसोलिडेट फंड द्वारा ही पूरा किया जाता है। नेक्स्ट है, उसका नाम है ग्राम संपर्क अभियान। पीएनबी बैंक द्वारा ग्राम संपर्क अभियान में फाइनेंशियल इंक्लूजन एड दी गई है। इस कैंपेन को मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर द्वारा लॉन्च किया गया है। इस अभियान द्वारा 4 सेक्टर्स पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा: डिजिटल, क्रेडिट फैसिलिटी, सोशल फैसिलिटी और फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाया जाएगा, जिससे हर एक पर्सन को अवेलेबिलिटी हो फाइनेंशियल को, लोन्स को लेने में, जिससे आत्मनिर्भर भारत की थीम को बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, उसका नाम है G4 नेशंस। G4 नेशन कंट्रीज़ ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया और जापान, इन 4 कंट्रीज़ एक दूसरे को सपोर्ट किया जाता है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए इस 4 G4 नेशन द्वारा इकोनॉमी और एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन किया जाता है। G4 नेशन का एम है कि परमानेंट मेंबर सीट हासिल करना इनमें से किसी एक कंट्री द्वारा सिक्योरिटी काउंसिल में। ये चारों कंट्रीज़ द्वारा नॉन परमानेंट मेंबर्स रह चुकी हैं यूएन में। आज इन कंट्रीज़ के एक साथ में इनकी इकोनॉमी और पॉलिटिकल काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए हैं लास्ट सालों में। ये G4 नेशन को हमेशा अपोज किया जाता है यूनिटिंग फॉर कंसेंशन मूवमेंट द्वारा, क्योंकि वे नहीं चाहते कि ये कंट्रीज़ परमानेंट मेंबर्स बने यूएन असेंबली का। और इन G4 नेशन को फॉर्मेशन किया गया था 2005 में और इन कंट्रीज़ का एक दूसरे के साथ अच्छा पॉलिटिकल कोऑपरेशन है। नेक्स्ट है, उसका नाम है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यह एक इंडियन लॉ है जिसके द्वारा अगर पर्सन द्वारा कोई लॉ के अगेंस्ट में जाकर कोई अनलॉफुल एक्टिविटीज़ की जाती है तो उसे रोकने के लिए इस एक्ट को इफेक्ट में लाया जाता है। जो एक्टिविटीज़ इंडिया के अगेंस्ट में होती है, जो इंडिया की सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी को अलग करती हैं, नष्ट करती हैं, और इस लॉ द्वारा उन्हीं एक्टिविटीज़ को डील किया जाता है जो इंडिया की इंटीग्रिटी को नुकसान पहुँचाते हैं। इस लॉ को 1967 में बनाया गया था। इसे इनेक्टेड किया गया था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द्वारा। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल द्वारा एक कमेटी को अपॉइंटेड किया गया था उस समय पे, जो नेशनल इंटीग्रेशन और नेशनलाइजेशन के इश्यूज़ पर देखे कि कौन सा एरिया इंडिया की सॉवरेनिटी इंटरेस्ट को ख़त्म करता है, जब उन पर रेस्ट्रिक्शंस कैसे लगाए जाएंगे। उस कमेटी द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन 6 अमेंडमेंट एक्ट 1963 को इनेक्टेड किया गया, जिससे लॉ से रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा जा सकते हैं उन पर्सन्स पर और एक एसोसिएशंस पर जो भारत की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को ख़त्म करते हैं। जब जाकर इम्प्लीमेंटेड किया गया था प्रोविज़न ऑफ 1963 एक्ट को,
जिसमें से अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट में। और अगर यह लॉ किसी पर भी लगाया जाता है तो उस पर यूएन के इंटरनेशनल कॉन्वेंस ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का कोई यूज़ व अपेस नहीं किया जा सकता, कोई भी दखल अंदाजी नहीं की जा सकती अदर कंट्रीज़ द्वारा। और इस लॉ को 2019 तक 6 बार अमेंडेड किया जा चुका है और इस लॉ के तहत किसी भी इंडिविजुअल को टेररिस्ट घोषित करके उसे रोका जा सकता है। नेक्स्ट है, उसका नाम है इंडिया एंड म्यांमार डिस्कस प्रोजेक्ट्स इन स्ट्राइप्ड ऑन रखीन स्टेट। इंडिया और म्यांमार द्वारा कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर्स द्वारा एक मीटिंग की गई जिससे इंडिया गवर्नमेंट द्वारा सपोर्ट दिया जाएगा म्यांमार को पीस को और रिस्टोर करने के लिए म्यांमार में। और दोनों कंट्रीज़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स द्वारा इंडिया द्वारा उन प्रोजेक्ट्स को रखीन स्टेट में चलाया जाए जहां पर ये डिमांड की गई, जहां पर रोहिंग्यास का इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा है उस रखीन स्टेट में। अभी इंडिया म्यांमार जापान के बीच में ट्राइलेटरल कोऑपरेशन को लाया गया है रखीन स्टेट में, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया जाएगा, जहां पर अभी 15 नए स्कूल बिल्डिंग्स को बनाया जाएगा और इन प्रोजेक्ट्स द्वारा उन पर्सन्स को सेफ सस्टेनेबल बनाया जाएगा जो इस रोहिंग्या विवाद से डिस्प्लेस हो गए हैं। इंडिया और म्यांमार द्वारा बॉर्डर रिलेटेड इश्यूज़ को सेटल किया जाएगा और इंडिया द्वारा एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज़, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी ऑन सिविल और कमर्शियल मैटर्स पर एग्रीमेंट्स पे भी काम किया जाएगा। और आज इस कोविड के बाद भी इंडिया द्वारा सितवे पोर्ट को ऑपरेशनलाइज मीन्स की बनाया जा रहा है और वो बनकर रेडी हो जाएगा नेक्स्ट ईयर तक म्यांमार में। नेक्स्ट है, इसी का जो पार्ट है वो है रखीन स्टेट। रखीन एक स्टेट है म्यांमार में जो लोकेटेड है वेस्टर्न कोस्ट में, जिसके वेस्ट में बे ऑफ बंगाल है और जिसके नॉर्थ वेस्ट में डिवीज़न है बांग्लादेश के चिट्टगोंग का। ये देखिए यहाँ पे ये रहा बांग्लादेश, ये रहा ऊपर ये रहा यहाँ पे बे ऑफ बंगाल और ये रहा रखीन स्टेट। यह म्यांमार की नॉर्थन पार्ट है जिसे अराकान भी बोलते हैं, जहाँ पर रोहिंग्या कन्फ्लिक्ट है, जहाँ पर रखीन बुद्धिस्ट कम्युनिटीज़ और रोहिंग्या मुस्लिम्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा विवाद है। म्यांमार सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा रोहिंग्या सिविलियंस पर अत्याचार किए जाते हैं और अभी भी किया जा रहा है और रोहिंग्या मिलिटेंट्स द्वारा भी रिटेलिएशन दी जाती है। नेक्स्ट है, उसका नाम है असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। असोला भारतीय वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यह एक सेंचुरी है जिसमें 32.71 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर अप करती है, जो साउदर्न दिल्ली रिज अरावली हिल रेंज पर दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पर है, जो साउदर्न दिल्ली में है, जहां पर फरीदाबाद और गुड़गांव का भी डिस्ट्रिक्ट्स नॉर्दर्न पार्ट लगते हैं। इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1986 में। इस सेंचुरी में इंडियन लेपर्ड्स की हैबिटेंट पाई जाती है, रेड हेडेड वल्चर की हैबिटेंट पाई जाती है, इजिप्टियन वल्चर पाए जाते हैं और जहाँ पर नियरली थ्रेटेंड स्पीसीज ग्रे हेडेड फिश ईगल का भी हैबिटेंट्स है। यहाँ पर 193 स्पीशीज की बर्ड्स पाई जाती हैं और 80 तरह प्रकार के बटरफ्लाइज की स्पीशीज पाई जाती हैं, इंसेक्ट्स मैमल्स की भी स्पीशीज यहाँ पे पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, उसका नाम है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर लिविंग प्लानेट इंडेक्स 2020। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा लिविंग प्लानेट रिपोर्ट 2020 को रिलीज़ किया गया। उस रिपोर्ट द्वारा बताया गया कि आज वर्ल्ड में वर्टिब्रेट स्पीशीज़ की पॉपुलेशन धीरे धीरे करके कम होती जा रही है। वर्टिब्रेट स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती है जो एनिमल जिनके बैकबोन होती है, जैसे कि एम्फीबियंस, रिप्टाइल्स, मैमल्स, फिश। इस लिविंग प्लैनेट इंडेक्स की रिपोर्ट को मेज़र किया जाता है वर्ल्ड की बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी स्पीशीज़ के आधार पर, जो वर्टिब्रेट स्पीशीज़ ज़मीन पर, वाटर में और फ्रेश वाटर मरीन में रहती हैं, जिनकी आज पॉपुलेशन धीरे धीरे करके कम होती जा रही है और 1970 के मुकाबले इनकी पॉपुलेशन आज 68% तक कम हो चुकी है, क्योंकि आज एक पर्सन द्वारा इन जो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनको ख़त्म किया जा रहा है। इस वर्ल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर ये एक कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1961 में इस्टेब्लिश किया गया था, जो 100 कंट्रीज से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में काम करती है। इसका एम होता है कि कंजर्व करना नेचर को और बढ़ते हुए इनकी स्पीशीज़ जो कम होती जा रही है उनको रोकना। हेडक्वार्टर गिलांट स्विट्ज़रलैंड में है। नेक्स्ट है हमारा जो लास्ट है उसका नाम है लाइन ऑफ कंट्रोल। यह एक मिलिट्री कंट्रोल लाइन है जहाँ पर दोनों कंट्रीज़ पाकिस्तान और इंडिया द्वारा कुछ पार्ट्स को कंट्रोल किया जाता है एक दूसरे के उसमें। यह लाइन ऑफ कंट्रोल 740 किलोमीटर की है। इस लाइन ऑफ कंट्रोल को जब बनाया गया था पाकिस्तान द्वारा, जब 1971 की वॉर के बाद, जिसके बाद शिमला एग्रीमेंट को लाया गया था, जिसे पहले सीज़ फायर लाइन भी बोलते थे, और इस लाइन को इफेक्ट में 1972 में लाया गया था यूएन द्वारा।
ये देखिए ये जो लाइन डॉट है ना, ये डॉट वाली लाइंस, ये कश्मीर वैली है जो इंडिया में है, और ये जो उस साइड है ये इस्लामाबाद है जो पाकिस्तान के इसमें आता है, और यही है हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल। सो आज हमने इतने इश्यूज़ को डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच, एंड आई नो आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, एंड थैंक यू वेरी मच।